हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 21 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल काम किए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको पिछले एक साल के और साइंस एंड टेक के पेज देखने हैं तो उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आर्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है फीलिंग टायर्ड, और इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया है कि पीपल जो 6 घंटे से ज़्यादा मेंटली वर्क करते हैं उनके अंदर ग्लूटामेट के लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है। ओके, जस्ट इतनी स्टडी आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो लोग 6 घंटे से ज़्यादा मेंटली वर्क यहाँ पर करते हैं उनके शरीर के अंदर, स्पेशली माइंड में आप देखोगे तो ग्लूटामेट के लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन फंक्शन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। अब ये ग्लूटामेट जो होता है वो बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एज इट इज़ पॉइंट निकलेगा अगर निकला, और आपके ब्रेन में पाया जाता है, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओके, दो होते हैं ना, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको यहाँ पर मिलेगा, और ब्रेन की फंक्शन प्रॉपरली अगर हो उसके लिए ये ज़रूरी होता है, एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी लर्निंग और मेमोरी को शेप करने के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूटामेट जो है वो आपका राइट कंसंट्रेशन में होना चाहिए आपके ब्रेन के अंदर, और राइट प्लेस पर होना चाहिए और राइट टाइम पर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कि राइट कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा जब आप 6 घंटे से ज़्यादा काम करोगे, और लेवल जो है वो हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शन में डिसरप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो यहाँ पर स्प्रेड हो रहे हैं। इसके बारे में जस्ट पिछले ही द हिंदू में पढ़ाया था। ओके, तो मंकी पॉक्स वायरस के केसेस निकल रहे हैं। इंडिया में भी 10 से ऊपर केसेस यहाँ पर हो गए हैं, और अब तो ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन भी निकल आया है। एक कुत्ते के अंदर ये चीज़ें देखने के लिए मिली, डॉग के अंदर। ओके, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बेसिकली इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड यहाँ पर है। और लेकिन एमएसएम को भी कुछ हद तक यहाँ पर एमएसएम को ज़्यादा कारक यहाँ पर माना जाता है, और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में एमएसएम भी यहाँ पर आ जाता है, मैन हैविंग सेक्स विद मैन। ओके, तो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ ये जो है वो एक दिशा देता है। ओके, तो बाकी अगर आपके शरीर में घाव, इन्फेक्शन वगैरह हैं तो उससे भी मंकी पॉक्स स्प्रेड होता है। ये काफ़ी बेसिक है, ये हमने डिटेल में कवर किया है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टडी हुई, और स्टडी ने बताया कि दुनिया में अगर हर एक इंसान यानी कि एवरी पर्सन दिन में सिर्फ और सिर्फ 2.6 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बाइसिकल अगर साइकिल चलाएगा तो समझ लो कि 686 मिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशन हर साल कम किए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी कहाँ स्टडी हुई, कैसे हुई, नॉट इम्पोर्टेंट। बेसिकली अगर हम देखें तो नीदरलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी हो जाता है, जो कि इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम पहले से ही कर रहा है। ओके, तो नीदरलैंड में साइकिलिंग जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल्स का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। स्पेशली पूरे यूरोप में ही ये सिनेरियो नज़र आता है, बाकी किसी एशिया या अफ्रीका कंट्रीज़ में नहीं। उसके बाद बात करते हैं कोर्बेवैक्स बूस्टर की। और कोर्बेवैक्स जो है वो बेसिकली एक तरीके से वैक्सीन यहाँ पर है, जैसे कोविडशील्ड है या आपकी कोवैक्सीन है, इसी तरीके से कोर्बेवैक्स जो है वो यहाँ पर वैक्सीन बनाई गई, और दोनों को मिला करके बेसिकली इसको बनाया गया है, कोविडशील्ड और आपकी जो दूसरी वाली वैक्सीन है, ओके, कोवैक्सीन, उसको। और इसको बूस्टर शॉट के रूप में इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे काम के यहाँ से निकल करके आते हैं। ओके, देखो 10 जनवरी 2022 को बूस्टर डोज जो हैं वो यहाँ पर उनको कहा गया कि इसको लगाना शुरू किए। बेसिकली रोल आउट यहाँ पर किया गया, 60 साल से ऊपर के लोगों में, वर्कर्स में ये सब चीज़ें लागू की गई। फिर 10 अप्रैल को 18 साल से ऊपर के जो एडल्ट हैं उनमें इसको लगाने की बात की गई, और दिसंबर 25 2021 से ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं कि अलग अलग अप्रूवल भी दिए जा रहे हैं। अप्रूवल बाई नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये सब अप्रूवल मिलने शुरू हो गए थे। ये सब पिछली हिस्ट्री है। ओके, अब यहाँ पर बात यह आती है कि एट द टाइम ऑफ ग्रीन लाइटिंग बूस्टर डोज, जब हमने बूस्टर डोजेस को यहाँ पर शुरुआत की उसकी देने की, या फिर आप कहो अब भी ओनली कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स बूस्टर, उसका डाटा ही हमारे पास अवेलेबल है। यानी क्लिनिकल डाटा तो यहाँ पर होगा कि कितनी इफेक्टिव है कितनी इफेक्टिव नहीं है। तो आप देखो कि कोविडशील्ड से रिलेटेड कोई क्लिनिकल डाटा उपलब्ध नहीं है। बेसिकली इंडिया के अंदर बूस्टर डोज के रूप में 3 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक है आपकी कोविडशील्ड, एक है आपकी कोवैक्सीन, और तीसरी है आपकी कोर्बेवैक्स। ओके, ये वाली। ऑलराइट, तो 3 में से जो आपकी कोर्बेवैक्स है और आप मिलेगा कोवैक्सीन है, उन दोनों के लिए डाटा हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन कोविडशील्ड डोजेस के लिए उसको एज अ बूस्टर डोज यूज़ करने के लिए हमारे पास इवन नाउ हमारे पास अभी भी डाटा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। 7 महीने हो चुके हैं, कोविडशील्ड को हम मंजूरी भी दे रहे हैं बूस्टर डोज के रूप में, लेकिन डाटा अवेलेबल नहीं है। ओके, उसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया था दिसंबर लास्ट ईयर में
कि जिसने पहली वैक्सीन कोविडशील्ड ली है उसको दूसरी कोविडशील्ड ही लेनी है, जिसने पहली कोवैक्सीन ली है उसको दूसरी कोवैक्सीन लेनी है। तो ये जो सेम वैक्सीन वाला कंसेप्ट है इसको कहा जाता है होमोलोगस बूस्टिंग। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखेगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड होमोलोगस बूस्टिंग, ओनली द सेम वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्राइमरी वैक्सीनेशन। ओके, तो बूस्टर डोज के रूप में सेम वैक्सीन यूज़ करते हैं जो आपने पहली बार यहाँ पर इस्तेमाल की थी। इसके अलावा आप देखो कि बायो ई इन्होंने यहाँ पर कोर्बेवैक्स वैक्सीन यहाँ पर बनाई, उसका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल भी किया, उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल यहाँ पर है। ये कोर्बेवैक्स जो वैक्सीन है ये आप देखोगे कि इसको कहा जाता है हेट्रोलोगस बूस्टिंग। मतलब क्या है? मतलब ये कि आपने पहली जो शॉट है वो कोवैक्सीन का लिया था और बूस्टर शॉट में आपने कोर्बेवैक्स ले ली या कोविडशील्ड ले ली, कोवैक्सीन नहीं ली, तो उससे अलग ली। अलग जो जब आप काम करते हो तो उसको हेटेरो नाम दिया जाता है। तो ये हेटेरोलोगस बूस्टिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये जो हेटेरोलोगस बूस्टिंग थी इसकी इफिकेसी और इफेक्टिवनेस सब अच्छी निकल करके आई जब क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पर हुए फेज़ 3 के, और सब बढ़िया चंगा यहाँ पर चल रहा था। बेस्ड ऑन दिस डाटा इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटर है उसने कोर्बेवैक्स को अप्रूव कर दिया कि क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे सबूत मिले हैं तो हेट्रोलोगस बूस्टर करना चाहिए। आप समझ गए ना हेट्रोलोगस बूस्टर क्या होता है? ओके, तो हेट्रोलोगस बूस्टर यहाँ पर करना चाहिए। और 10 अगस्त को यानी रिसेंटली अभी 7 दिन पहले ही आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि कोर्बेवैक्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ हेट्रोलोगस बूस्टर शॉट के रूप में इन सभी एडल्ट के अंदर में। जिन्होंने पहले कोवैक्सीन ली हो, कोविडशील्ड ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कोर्बेवैक्स जो है वो यहाँ पर दे दीजिए। ओके, तो कोर्बेवैक्स इंडिया के अंदर अप्रूव कर दी गई है अगस्त 10 को। ओके, अब इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पर जब हुए हेट्रोलोगस बूस्टिंग के, तो और कंट्रीज़ में भी यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल किए गए। इंडिया में तो सब सही निकला जब आपका बायो ई नाम की जो कंपनी है जिसने कोर्बेवैक्स वैक्सीन को यहाँ पर बनाया, उन्होंने जब टेस्टिंग वगैरह की तो सब बढ़िया पाया कि इफेक्टिवनेस वगैरह सब बढ़िया। लेकिन जब और कंट्रीज़ में यहाँ पर आप देखोगे कि क्लिनिकल ट्रायल हुए तब आपको मिलेगा कि ग्रेटर एलिवेशन ऑफ एंटीबॉडी लेवल निकल करके आए। मतलब जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा और कंट्रीज़ के टेस्टिंग में नहीं आया कंपेयर टू द होमोलोगस बूस्टिंग। ओके, तो ये चीज़ थोड़ी सी उभर के आई कि आखिर हेट्रोलोगस बूस्टिंग सही है या नहीं सही है। तो हेट्रोलोगस बूस्टिंग के बारे में अलग अलग ट्रायल्स यहाँ पर चल रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ चल रही हैं। बायो ई ने जो फेज़ 3 ट्रायल किया उसने कहा कि ये सेफ़ है, ये हमारा जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको उभार करके लाती है, बढ़िया सब काम यहाँ पर करती है। ओके, चाहे आपने कोवैक्सीन ली हो, कोविडशील्ड ली हो, ये वैक्सीन आपका बूस्टर शॉट के लिए सही रहेगी। दिस वॉज बिकॉज द ट्रायल यूज एज अ प्लेसबो फॉर द कंट्रोल्ड आर्म। अब इसमें ये कैसे हुआ कि इंडिया के अंदर तो ये सब सेफ और एनहेंस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं जबकि पूरी दुनिया में उल्टा निकल करके आ रहा है? तो इसके पीछे का कारण बेसिकली ये है कि हमने कंट्रोल्ड रूप में जो है वो उसकी टेस्टिंग की। ओके, फेज़ 3 का ट्रायल कंट्रोल्ड वे में यहाँ पर किया गया। एक दिक्कत यहाँ पर निकल के आई, मतलब ये है कि जब वो मासेस के अंदर लगाई जाएगी बूस्टर शॉट तो कुछ और अंजाम निकल करके आने के चांसेस बन जाते हैं। इसके साथ साथ इसका किसी भी तरीके से होमोलोगस बूस्टिंग के साथ कंपैरिजन भी नहीं किया गया। तो एक दिक्कत ये भी है कि इसका किसी और वैक्सीन के साथ कंपैरिजन भी यहाँ पर नहीं किया गया। तो 2 पॉइंट जिसकी वजह से ये इंडिया के अंदर गलत कह सकते हैं कि आपके अलग तरीके के इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग तरीके के जो आउटकम्स निकल के आए उसके पीछे का कारण बन जाते हैं। ओके, तो ट्रायल जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को फेल जो इंटरनेशनल ट्रायल हुआ उसके अंदर ये चीज़ें फेल हो गई कि भाई कि कोवैक्सीन या कोविडशील्ड या हम कहें होमोलोगस बूस्टिंग की तुलना में जो हेट्रोलोगस बूस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। ओके, ये चीज़ प्रूफ नहीं हो पाई है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, हालांकि बायो 3 ने फेज़ 3 ट्रायल के अंदर इस चीज़ को प्रूफ कर दिया था। वो कैसे कर दिया था वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इमेज के अंदर में भी कुछ चीज़ें खास नहीं दी गई थी, बाकी इमेज की चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, और आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि हेट्रोलोगस के अंदर जब हेट्रोलोगस जो वैक्सीन है उसके अंदर और ज़्यादा ट्रायल यहाँ पर किए गए। ओके, तो ट्रायल कंपेयर्ड द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविडशील्ड एज अ हेट्रोलोगस बूस्टिंग। द ट्रायल फाउंड दैट पीपल हु हैड रिसीव्ड 2 डोजेज ऑफ कोवैक्सीन, ध्यान से सुनिए, जिन्होंने कोवैक्सीन की 2 डोजेज यहाँ पर ली थी और उसके बाद कोविडशील्ड का बूस्टर डोज यहाँ पर लिया, उनमें हायर एंटीबॉडी लेवल्स निकल के आते हैं। अब ये जो है आर्टिकल के अंदर इतना बड़ा आर्टिकल था, इस आर्टिकल में पहले में अच्छाई की, फिर बुराई की, फिर अच्छाई की, फिर बुराई की, फिर अच्छाई की। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चली कि भाई कहीं पर क्लिनिकल ट्रायल हुए तो सही निकला, कहीं पर नहीं निकला तो गलत निकला। ओके, हमको क्या याद रखना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हेट्रोलोगस बूस्टिंग और देयर इज समथिंग कॉल्ड होमोलोगस बूस्टिंग। क्या होती है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी अलग अलग साइंटिफिक पेपर क्या क्या कहते हैं। अब ये वाली स्लाइड है, यहाँ पर लिखा
लिखा हुआ है कि जो हेट्रोलोगस बूस्टिंग है वो बिल्कुल सही है। अभी पहले देखा कि इंडिया के अंदर ट्रायल कुछ और कह रहे थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ट्रायल कुछ और कह रहे थे। ओके, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं कि आखिर ऐसा कैसे या कैसे नहीं, तो इतना सफिशिएंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक इशू ये भी निकल के आया कि हेट्रोलोगस बूस्टिंग जब आप कर रहे हो तो उसके अंदर टाइम गैप अच्छा खासा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने टाइम गैप को रिड्यूस कर दिया था, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज के बीच का जो टाइम था उसको 6 महीने कर दिया था, पहले 9 महीने था। तो एक गैप जो है वो इसको यहाँ पर कम किया गया था, लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से गैप कम नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से गैप जितना हो सके उतना ज़्यादा डिले यहाँ पर होना चाहिए। अप्रोच शुड बी टू डिले द बूस्टर शॉट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जितना ज़्यादा गैप यहाँ पर हो उतना बेहतर है सेकेंड डोज और बूस्टर डोज के बीच में। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर निकल के आई, 3 तरीके की बूस्टर डोज अवेलेबल है, मैंने आपको बताया, एक है आपकी कोवैक्सिन, एक है आपकी कोर्बेवैक्स और एक है आपकी कोविशील्ड। ये तीनों जो हैं ये आपकी एंसेस्ट्रल स्ट्रेन के बेस पर तैयार की गई हैं। ये वैक्सीन के अंदर में जो आपने इस तरीके का सिस्टम तैयार किया है, बेसिकली ये जो है वो ओरिजिनल कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट है, बट कोविड-19 का जो म्यूटेशन है डेट इज़ कॉल्ड ओमिक्रॉन, उसको ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो ये जो आपने तैयार किया था ये आपका एंसेस्टर स्ट्रेन ओरिजिनल कोविड-19, ओके, एंसेस्ट्रल स्ट्रेन का मतलब ओरिजिनल कोविड-19, उसको सफिशिएंट है टारगेट करने के लिए, और नॉट एनी ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट को नहीं। तो एक चीज़ ये भी निकल के आती है। तो 4-5 इशू जो हैं वो यहाँ पर निकल के आए। एक तो क्लिनिकल डाटा के अंदर एरर है, फिर दूसरा ये जो टाइम पीरियड है इसकी बात हो रही है, तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर एंसेस्ट्रल स्ट्रेन के बारे में मिल जाएगी। ओके, तो ऐसे सब छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो यहाँ से आपको निकाल करके ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आप देखें तो इसका जो अपडेट है वो भी यहाँ पर कम है, सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर 65% हेल्थ केयर्स को ही वैक्सीन मिली है, 72% फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिली है। तो ये काफ़ी जो है वो एक चिंता का विषय भी यहाँ पर निकल करके आता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सट्रीम वेव्स ऑफ कोविड-19 में है फास्टर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। यहाँ पर बेसिकली ये बताया है कि कोविड-19 की जो एक्सट्रीम वेव्स आई हैं उनकी जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू जितना हमने यहाँ पर सोचा है। तो हमने सोचा था कि एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी, एक्सपोनेंशियली मतलब 1 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16 16 16 के बाद 32। ओके, तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रो होगी, लेकिन नहीं, ये हाइपर एक्सपोनेंशियल ग्रो यहाँ पर हो रही है। मतलब 1 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद डायरेक्ट 16 16 के बाद डायरेक्ट 256। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि हाइपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है केसेस के अंदर। ये जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, इतना ही पढ़ना है, इसके अंदर पूरा आपको नहीं पढ़ना। ओके, इसके बाद बात करते हैं, एक आर्टिकल लिखा हुआ था और आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया, लेकिन आर्टिकल के अंदर से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल करके आई। यहाँ से आर्टिकल शुरू है और आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि हम जो है वो सेम जीन्स का इस्तेमाल करके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो आर्टिकल को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन किया हमने 1960s के अंदर में, हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप की यील्ड बढ़ी, राइस अच्छा पैदा होने लगा, व्हीट अच्छा पैदा होने लगा, हम जो है वो हायर यील्ड क्रॉप वेराइटीज़ इंडिया के अंदर उगाने लगे। ओके, इसमें हमने भारी मात्रा में इरीगेशन वाटर का इस्तेमाल किया, भारी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, राइस की फसल 10 गुना 12 गुना से यहाँ पर बढ़ गई। ऐसे ही व्हीट की फसल भी आप देखोगे कि कई गुना से यहाँ पर बढ़ गई। ओके, तो ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके साइड इफेक्ट हो गए, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ भी चुका है इसके बारे में। नाउ 50 साल हो चुके हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू किए हुए और अब हमें उसके नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स का मतलब क्या है कि हम जो है वो भारी मात्रा में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आज अगर यूज़ ना करें तो हमारी क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी, अगर हम एग्रो केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें तो हमारी यील्ड कम हो जा रही है। उसके अलावा एनवायरमेंटल हजार्ड सामने आ रहे हैं और उसके अलावा आप देखो कि वाटर जो है उसकी कमी हो गई है, वाटर स्केर्सिटी हो गई है। ओके, इसके साथ साथ सॉइल सैलिनिटी और एग्रीकल्चर सॉइल भी उसकी हेल्थ भी यहाँ पर ख़त्म होती चली जा रही है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिकली निगेटिव इफेक्ट जो हैं वो अब निकल करके आ रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज अलग से जो है वो हमें परेशान यहाँ पर कर रहा है। ओके, इसके अलावा तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए खाना भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हमें अपनी यील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, और उसको ऐसे नहीं कि और ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर या ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 ले आओ, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 ले आए तो उसका मतलब ये है कि हमें और ज़्यादा आगे 50 साल में जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती नज़र आएगी। तो अब यील्ड को इंक्रीज करने के लिए आपके पास टूल बचता है डेट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके यील्ड को बढ़ाना पॉसिबल है।
एक पेपर पब्लिश हुआ, जो कि पेपर का नाम यहाँ पर दिया गया है, एक ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर दैट बूस्ट ग्रेन यील्ड एंड इज शॉर्टन द ग्रोथ ड्यूरेशन ऑफ द राइस। ओके, तो ये यहाँ पर पब्लिश हुआ और इसने कहा कि हम जो है वो एक सुपर चार्ज्ड बायोटेक यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जो कि राइस की यील्ड को 40% तक बढ़ा सकती है। आप देखो 100 किलो अगर उगता है तो 140 किलो उगेगा। ओके, स्टडी जो हुई वो चाइना के अंदर हुई। अब ये हमारी बहुत ही एक छोटी सोच हो जाएगी कि अगर हम चाइना के अंदर स्टडी हुई है तो उसको इंडिया में लागू ना करें। ओके, ये अब ऐसा नहीं चलता, पूरी दुनिया में तबाही हुई पड़ी है तो पूरी दुनिया को साथ में आना पड़ेगा। स्टडी चाइना के अंदर हुई है और चाइना ने क्या किया, उनके फील्ड में जो है बेसिकली राइस यहाँ पर उग रहे थे। ओके, राइस की जो बेसिकली आप देखो कि यहाँ पर उग रहे थे, उन्होंने क्या किया कि राइस की सेम वेराइटी के जो जीन्स हैं उसको इसके अंदर में ऐड कर दिया और प्रोडक्टिविटी 40% इंक्रीज कर दी। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे कि राइस के सेम जीन को इस्तेमाल किया गया, सेम जीन को, ना कि किसी और चीज़ को। ओके, आप देखो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, इसको आपको समझ में आएगा। रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि एक चाइनीज़ राइस वेराइटी की सेकेंड कॉपी आप देखो, कोई और नहीं, सेकंड कॉपी सेम चीज़ की। ओके, तो सेम वैरायटी की सेकंड कॉपी उसको हमने उसके खुद के जीन के साथ बूस्टेड किया और आपको पता लगेगा कि 40% यील्ड यहाँ पर जो है वो बढ़ गई। रेड कलर का हाईलाइट अगर यहाँ पर देखें तो व्हेन अ सेकंड कॉपी ऑफ द सिंगल जीन, जिसका नाम भी दिया गया है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उस फसल के अंदर डालते हैं, राइस के अंदर में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फ्लोवर जल्दी आने लगते हैं, फ्लोवरिंग की स्पीड बढ़ जाती है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, साथ साथ आप देखो कि ग्रेन जो है वो भी एबंडेंट होने लगता है, और उसके साथ में आप देखो कि प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बूस्ट हो जाती है, फ्लोवरिंग जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है, और इससे जो है वो लार्ज हार्वेस्ट देखने के लिए मिलती है। आपको जस्ट याद रखना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, मतलब इस तरीके की कोई स्टडी जो है वो यहाँ पर चली। ओके, इंडिया आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। हम जो है वो 150 कंट्रीज़ के अंदर में राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 18.75 मिलियन मीट्रिक टन के करीब राइस जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। 2021-22 में हमने इतना किया। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी लोग जो है वो मार्केट में खड़े हो रहे हैं, जैसे वियतनाम जो है वो राइस का सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूसर के रूप में उभर करके आ रहा है, और धीरे धीरे जो है वो ये पहले प्लेस पर पहुंच जाएगा। अगर हमें अपना प्लेस बचा करके रखना है तो हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप देखो कि ये जो चाइनीज़ पेपर के अंदर स्टडी छपी है ये हमारे काम की हो जाती है, हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने लिखा है कि ये तकनीक कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है, ये तकनीक एक जेनेटिक मॉड्यूलेशन है। दोनों के बीच में अंतर आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन, व्हाट इज दिस जेनेटिक मॉड्यूलेशन। ओके, जेनेटिक मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि सेम जीन के अंदर में ही आप देखो कि चेंजेस करना। देखो, एक की पॉइंट जो इस रिसर्च का ये है कि हमने इसके अंदर सेम जीन का इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इसके खुद के जीन को ही रीइंट्रोड्यूस किया गया, इसमें हम किसी भी तरीके के फॉरेन जीन्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस स्टडी का यही हो जाता है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखो, दिस इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज जेनेटिक मॉड्यूलेशन। इसको जेनेटिक मॉड्यूलेशन कहते हैं अगर हम सेम जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम राइस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसी और फॉरेन जीन का इस्तेमाल करते तब ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती। फॉरेन जीन का इस्तेमाल करना मतलब उसके आगे बीटी जोड़ देना। ओके, बीटी मतलब वही जीएम क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन है, बीटी सोयाबीन है, बीटी ब्रिंजल है। ओके, ऐसे ही आपका बीटी राइस नाम की टर्म जुड़ थी। अगर हम इसके अंदर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते तब इसको कहते बीटी राइस, लेकिन अब हम ये इसको बीटी राइस नहीं कहेंगे क्योंकि हमने फॉरेन जीन्स का इंट्रोडक्शन नहीं किया है, हमने जो है वो सेम जीन का इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इंडिया में बेसिकली इस चीज़ की कंट्रोवर्सी रहती है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें ला रहे हैं, बीटी वगैरह की चीज़ें ला रहे हैं, ये सब नहीं चलती। ओके, इथिकल इश्यूज़ यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि जो चाइनीज़ पेपर के अंदर जेनेटिक मॉड्यूलेशन की बात की गई है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। तो ये जेनेटिक मॉड्यूलेशन है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर हम सेम जीन का इस्तेमाल ना करके फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे आप देखो कि बीटी कॉटन के अंदर में हम जो है वो बैक्टीरियम, जो आपका बैक्टीरियम होता है जिसको कहते हैं बैसिलस थोरिजेनेसिस, बीटी, ओके, उसको इंट्रोड्यूस करके हम बीटी कॉटन तैयार करते हैं। तो ये क्या है, ये आपका फॉरेन जीन है, इसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यहाँ पर जो चाइनीज स्टडी हुई इसके अंदर हमने फॉरेन जीन का इस्तेमाल नहीं किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, अदरवाइज वो बीटी राइस हो जाता है और कुछ नहीं। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें कि
दे हैव अलाउड ट्रांसफ़र ऑफ दिस फॉरेन जीन टू नॉर्मल कॉटन, और उससे आपकी बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन, ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। वो बीटी का अलग इशू है, ओके, उसको अभी यहाँ पर नहीं लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि जेनेटिक मॉड्यूलेशन किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर आप देखो, ऑन द अदर हैंड व्हाट द साइंटिस्ट ऑथर have done above is the extra copy of the already existing the native gene। तो नेटिव जीन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चाइनीज़ स्टडी के अंदर नेटिव जीन्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जा रहे हैं जेनेटिक मॉड्यूलेशन की तरफ। ओके, तो इतना आइडिया आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ सफिशिएंट। समझ में नहीं आया तो एक बार ज़रा इसको दोबारा से देखो, इसी आर्टिकल को देख लो, सफिशिएंट है। ओके, ये आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके बाद चलते हैं आगे। और यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि डू वी हैव द न्यू एविडेंस कि मून जो है वो कैसे ओरिजिन हुआ और उसका ओरिजिन अर्थ से कैसे रिलेटेड है। बेसिकली पहले ये सोचा जाता था कि एक जायंट इम्पैक्ट थ्योरी चलती थी, जिसके कारण जो मून है उसका फॉर्मेशन मैसिव कोलिजन के कारण हुआ, जो कि अर्थ और किसी और सेलेस्टियल बॉडी के बीच में हुआ होगा। लेकिन अभी इस स्टडी के ऊपर संदेह हैं और नई स्टडी सामने आई है जो कि इधर की साइड में दी गई है। ये स्टडी कहती है कि मून जो है उसने अर्थ के मेंटल से जो नोबल गैसेस हैं उसको यहाँ पर इनहेरिट किया, और नोबल गैसेस को इनहेरिट करने के बाद हीलियम और नियोन जैसी गैसेस जो हैं वो अर्थ के मेंटल से मून के जो एरिया है वहाँ पर चली गई। ओके, तो ये स्टडी निकल करके आती है कि गैसेस ट्रांसफ़र के कारण जो मून है उसका यहाँ पर जन्म हुआ, ना कि किसी कोलिजन के कारण। ये सब चीज़ें निकलती रहती हैं, अलग अलग स्टडी होती रहती हैं। अभी आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, जब ये सब पक्का हो जाएगा तब पूछा जाएगा। ओके, तो ये सब जो चीज़ें हैं, लाइक कैसे हमने नोबल गैस मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया, इसका नाम है टूम डूले। ये पूछा जाए ये भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो है वो टर्म तो ऐसी है कि आप देख करके पता नहीं लगा पाओगे, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। ओके, टूम डूले नाम की टर्म जो है वो यहाँ पर निकल के आई। इसका जो ये स्पेक्ट्रोमीटर है इसका इस्तेमाल करके गैसेस को डिटेक्ट किया गया कि अर्थ सिस्टम से कैसे मून के सिस्टम में गैसेस का ट्रांसफ़र हो रहा है, स्पेशली हीलियम और नियोन, जिसका कंसंट्रेशन मून पर आपको मिल जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स निकलेंगे। ये बेसिकली क्वेश्चन कॉर्नर था, तो वो भी मैंने आपको कवर कर दिया। तो इसके बाद बस ये पूरा हो गया आपका, ठीक है, ये मैगजीन, ये पेपर कंप्लीट होता है। हर स्टडी को देखा, ये इतनी काम की नहीं थी, लेकिन बाकी की जो स्टडीज़ थी वो सब काम की थी। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।